नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय जलवायु टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी प्रदेश की जलवायु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें वहाँ के तापमान, वहाँ के वर्षा प्रतिरूप और वहाँ वायुदाब की क्या स्थितियाँ हैं, पवनों की क्या गति है और पवनों की क्या दिशा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। ये जो जलवायु के तत्व हैं, तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, इन पे किसी भी प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार का कि ग्लोब पे उसका क्या अक्षांशीय विस्तार है, वहाँ के उच्चावच और जल व स्थल का जो वितरण है उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत के लगभग बीच में से और ये कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के जो नीचे वाला भाग है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है और कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन ये भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिससे ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो मध्य एशिया से अलग हो जाती है और वहां से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनका प्रवेश रुक जाता है और जो समस्त भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां नहीं पाई जाती और सारा का सारा क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत ही आ जाता है। तो पहली बात तो ये है कि भारत का समस्त जो क्षेत्रफल है, समस्त क्षेत्र है, वो उष्ण कटिबंध में आता है। दूसरी एक मेन चीज ये है भारत के बारे में कि भारत का जो जलवायु है वो मानसूनी पवनों से सर्वाधिक प्रभावित होती है, जो कि दक्षिण में स्थित हिंद महासागर है, वहां से मानसूनी हवाएं आती हैं। तो कुल मिला के भारतीय जलवायु को हम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब हम देखते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की जो जलवायु है उसको उसकी स्थिति और अक्षांशीय विस्तार किस तरीके से प्रभावित करता है। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है और कर्क रेखा जो है भारत के बीच से गुजरती है। विषुवत रेखा के पास में होने के कारण दक्षिणी भागों में, भारत के दक्षिणी भागों में वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है और दूसरी ओर अपन देखें तो उत्तरी भारत है वो शीतोष्ण पेटी में स्थित है, तो यहाँ विशेष रूप से शीतकाल में तापमान नीचा रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम समुद्र से दूरी की। तो प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, जिससे भारत के जो तटीय प्रदेश हैं, तट रेखा के किनारे स्थित जो तटीय प्रदेश हैं वो सम जलवायु प्रभाव वाले हैं और इसके विपरीत जो प्रदेश देश के आंतरिक भाग में आते हैं उन पे समुद्री जलवायु का प्रभाव कम है और इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक विषम या हम उसे महाद्वीपीय जलवायु कह सकते हैं। तीसरी चीज है उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणियां, हिमालय पर्वत श्रेणी, और जो कि कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं और भारत को जो मध्य एशिया है उससे अलग कर रही हैं। ये श्रेणियां शीतकाल में आने वाली जो अत्यधिक ठंडी और शुष्क पवनें हैं उनसे भारत की रक्षा करती है।
और साथ ही साथ जो वर्षादायनी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें आती हैं उनके सामने एक अच्छा अवरोध बनाती हैं, ताकि भारत की ये उत्तरी सीमाओं को ये पार ना करे और जो वर्षा है वो भारतीय उपमहाद्वीप में हो पाए। चौथी चीज है स्थलाकृति। देश के अलग अलग भागों में स्थलाकृतिक लक्षण वहाँ के तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा, वर्षा की मात्रा, इन सभी को प्रभावित करते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है जो नमी युक्त दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं आती हैं, उनको रोक के समूचे उत्तरी भारत में वर्षा का कारण बनता है। स्थलाकृतिक प्रभाव का एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ मेघालय की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप के जैसी है, तो उनके अंदर जब मानसूनी हवाओं का प्रवेश होता है तो वो सारी की सारी वर्षा वहीं पे एक ही स्थान पर कर देती है, आगे नहीं जा पाती है। तो ये जो स्थान है वो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है। दूसरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मानसून पवनों के समानांतर है। यही मानसूनी पवनों की दिशा होती है और उन्हीं के समानांतर अरावली पर्वतमाला है, तो वो रोक नहीं पाती, उनकी वर्षा का कारण नहीं बनती। इसी वजह से राजस्थान में वर्षा कम होती है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो पश्चिमी घाट है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के रास्ते में दीवार के जैसे खड़ा हुआ है, जिससे इसके पश्चिमी ढालों, पश्चिमी तटीय जो मैदान है वहाँ पे भारी वर्षा होती है, जबकि पूर्व में जहाँ पवनें नीचे की तरफ उतरती हैं वो गर्म और शुष्क हो जाता है और इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है, जिसे हम वर्षा छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्थलाकृतियों का अलग अलग प्रभाव वहाँ की जलवायु पर पड़ता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मानसूनी पवनें। तो दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, वो सारे देश को प्रचुर वर्षा देती हैं। और इसके विपरीत शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून जो पवनें हैं वो स्थलीय भाग से समुद्र की ओर चलती हैं, वर्षा नहीं हो पाती है। इसका एक एक्सेप्शन है, जो उत्तरी पूर्वी मानसून की हवाएं हैं वो जब यहाँ से इस दिशा में गुजरती हैं तो अरब सागर से कुछ मात्रा में नमी प्राप्त करती हैं और तमिलनाडु के तट पे यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण जो है तो इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं। पश्चिमी जेट वायुधारा शीतकाल में, सर्दियों में समुद्र तल से लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट वायुधारा जो है वो समशीतोष्ण कटिबंध के ऊपर चलती है। और ये जेट वायुधारा हिमालय की श्रेणियों के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक तो हिमालय के उत्तर में और एक हिमालय के दक्षिण में। दक्षिणी शाखा है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर पूर्व की ओर चलती है। मौसम वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये शाखा भारत के शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। यही जेट वायुधारा है जो भूमध्य सागरीय प्रदेशों से पश्चिमी विक्षोभों को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है। हम सब जानते हैं कि शीतकाल में जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से ही उत्पन्न होती है, जो कि भूमध्य सागर से होकर के हवाएं आती हैं। और ये पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, ओलावृष्टि होती है, इसके बाद ही अपने संपूर्ण उत्तरी भारत जो है वो शीतलहर की चपेट में आ जाता है। दूसरा है पूर्वी जेट वायुधारा। ये ग्रीष्मकाल में कार्यरत होती है। पश्चिमी जेट वायुधारा के स्थान पर पूर्वी जेट वायुधारा चलने लग जाती है, जिसका कारण है तिब्बत के पठार का गर्म हो जाना, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो ठंडी जेट वायुधारा विकसित हो जाती है और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर ये चलती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो पवनें हैं उनके आने में ये सहायता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनका भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव है। तो पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में हमने जैसे पढ़ा कि पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ आते हैं और भूमध्य सागरीय प्रदेश से आते हैं और ये देश के उत्तरी मैदानों में मैदानी भाग में शीतकालीन जो मौसमी दशाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और इन चक्रवातों की जो तीव्रता और दिशा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में भारत के अधिकांश भागों और पीछे हटते मानसून के साथ में तटीय भागों की मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। पिछले लगभग महीना 1.5 महीना पहले अपने दक्षिण भारत में
आपने अखबार में पढ़ा हो तो चक्रवात के साथ में तूफान आया था, काफी नुकसान भी हुआ था। एल नीनो प्रभाव, एल नीनो एक अटलांटिक महासागर की जलधारा है जिसका प्रभाव भारतीय मानसून पर देखा जाता है। एल नीनो एक ये गर्म समुद्री जलधारा है जो अमेरिका की पेरू तट पर दिसंबर के महीने में दिखती है। तो कई बार ये जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर ये अस्थायी गर्म धारा बहने लग जाती है और समुद्र के ऊपरी जल का जो तापमान है कभी कभी तो 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे हिंद महासागर में मानसून पौने प्रभावित होते हैं। 1987 में जो भयंकर सूखा पड़ा था वो एल नीनो के ही प्रभाव के कारण पड़ा बताया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं मेजर रूप से। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।